Hello, my incredible viewers. We are again back with a new poem of the book First Flight, the Ball poem. It is fifth poem in this book, and the poet of this poem is John Berryman, who is an American poet, and through this poem, he tells us how to live the life, what to do when we lose something in our life. So again we are starting it in a very easy way so that everyone of my viewers can understand the explanation, the word meanings, and also they can prepare the literary device which are used by the poet. So let's start. बेटा पोएट ने टाइटल यूज किया द बॉल पोएम. इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि जो पोएम है उसके अंदर एक बॉल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है. और क्योंकि जो कुछ भी ये पोएट इसमें समझाना चाह रहा है, जो मैसेज देना चाह रहा है, उसको समझाने के अंदर इस बॉल को ही उसने यूज़ किया. इसके थ्रू बहुत सी चीज़ें उसने समझाने की कोशिश की. पहले थोड़ा सा थीम पे आते हैं कि इसमें क्या उसने यूज़ किया हुआ है, कैसे क्या स्टोरी उसने बनाई है. क्योंकि पोएट हमें समझाना चाहता है कि हम लोग दुनिया की लाइफ के अंदर जो भी, जैसे किसी भी चीज़ को अटेन करते हैं, हमें कोई भी चीज़ मिलती है, सिमिलरली उसी तरीके से जैसे कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो उसका जाना भी हमारी लाइफ का एक पार्ट ही होता है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें मिल रही है तो बड़े खुश होते हैं, वो तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं बड़ी जल्दी से. लेकिन जब वो चीज़ हमसे डिपार्ट होती है, अलग होती है, वैन एवर वी सेपरेट फ्रॉम दैट थिंग और दैट पर्सन, इन दैट केस वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग ईजीली. बहुत समय तक परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कुछ लोग तो किसी हद तक पहुंच जाते हैं. तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पोएम है एक्चुअली ये उन लोगों के लिए ही एक मैसेज है. ये हमें एक लाइफस्टाइल जो है वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी चीज़ को हम लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें मिलती है तो जिस तरीके से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, सिमिलरली अगर उसका कोई किसी हमसे दूर भी हो जाती है तो हमें उसे भी सहन करना चाहिए, उसे टॉलरेट करना चाहिए. और इस चीज़ को समझाने के लिए उसने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल यूज़ किया. एक बॉय है, एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि अपनी बॉल को खो देता है. वो खेल रहा था, अचानक उसके हाथ से जो बॉल थी वो गिर जाती है. और गिरने के बाद क्योंकि वो किसी एक हाइट के प्लेस पे खड़ा हुआ है और वहाँ से उसकी बॉल जो है जंप करते हुए नीचे की तरफ जाते हुए, स्ट्रेट से होते हुए पानी के अंदर जो सी ओशन जो है उसके पानी में चली जाती है. एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गेट दैट बॉल अगेन बैक. उसको वापस लेने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. तो ये सिचुएशन जो थी इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ होती है, बहुत समय तक हमारे साथ रहती है, उसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग उसके साथ हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, उससे हमारी यादें जुड़ जाती हैं और हम उसको अपनी लाइफ का एक बहुत ही प्रीसियस पार्ट मानते हैं. और जब वो हमसे सेपरेट होती है तो हम जल्दी से उसको, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम बड़े दुखी होते हैं. और यहाँ पे भी वही हुआ. बच्चे का उस बॉल के साथ एक बहुत लॉन्ग टाइम रिलेशन था, उसके साथ उसको खेला था अपने बचपन से, यादें जुड़ी हुई थी, और फिर उसका उससे अलग होना, सिचुएशन ऐसी कि वापस उसको कभी नहीं मिल सकती है. तो यहाँ इस सिचुएशन के थ्रू पोएट ने ये बातें हमें समझाने की कोशिश की हैं. इट मीन्स इफ़ वी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन आवर लैंग्वेज, इन इंग्लिश, वी कैन से ए बॉय लूजेज ए बॉल, इट रॉल्स इनटू वाटर. लुढ़कती हुई पानी के अंदर चली गई. नेचुरली ही इज़ अपसेट, और स्वाभाविक तौर पर वो अपसेट हो गया बिल्कुल. एंड ही डजंट नो हाउ टू रिकवर इट. और वो क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ही डजंट नो, वो नहीं जानता है कि उस चीज़ से कैसे रिकवर किया जाए. तो और दूसरा ऊपर से देखा जाए, ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, उस बॉल की ज़्यादा कीमत नहीं थी, हालांकि उसकी वैल्यू बहुत कम थी, लेकिन फिर भी. और दूसरा कोई देखे तो वन कैन बाय अनदर एट एनी शॉप, वो किसी भी दुकान से नहीं खरीद सकता था. बट ही
डजंट वांट टू परचेज अनदर वन, ही वांटेड द सेम, वो वही बॉल जो थी वो लेनी चाहता है. एंड दीज आर द रीजन्स टू क्रिएट ग्रीफ्स इन आवर लाइफ्स. यही कारण होते हैं हमारी लाइफ में कुछ दुख जो होते हैं, परेशानियां जो होती हैं उन्हें क्रिएट करने के. अगर उन्हें हम लोग समझ जाएं तो शायद उनको हम कुछ कम हद तक कम कर सकते हैं. सो दिस इज़ द situation which is used by the poet to tell us the real thing of life. Okay, now let's start it word to word. देखते हैं इसमें क्या क्या उसने बोला हुआ है, कैसे लिखा हुआ है. A boy loses a ball. एक लड़का एक बॉल को खो देता है. ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत अपसेट है, बहुत दुखी है. ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है. नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट, और ना ही ये डिफ़िकल्ट है टू बाय अनदर बॉल, कि वो दूसरी बॉल खरीद सके. ना तो इसकी कीमत ज़्यादा है, और जब इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है तो नहीं, आराम से कोई भी और परचेज कर सकता है. इट मीन्स वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर लड़का इतना अपसेट क्यों है. रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़िए, टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. टू सी, ये देखने के लिए, व्हाट द पोएट थिंक्स, कि पोएट क्या सोचता है, हैज़ बीन लॉस्ट, कि जो खो गई है उस चीज़ के कारण से. व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और उस बॉल के थ्रू, उस सिचुएशन के थ्रू, उस इंसिडेंट के थ्रू उस लड़के को क्या सीखना चाहिए, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, किसी चीज़ को खो देने की एक्सपीरियंस के ऊपर. ओके, व्हाट इज़ द बॉय नाउ. पोएट कहता है कि लड़का अभी क्या है, क्या है नहीं, हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द बॉय फीलिंग नाउ, अब वो क्या महसूस कर रहा है. व्हाट ही इज़ फीलिंग एट दिस टाइम, व्हेन, कब, व्हेन ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जब उसने अपनी बॉल को खो दिया है. या फिर इसकी सेम टू सेम कैसे कहेंगे, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कि लड़का क्या है, क्या सोच रहा है. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. व्हाट इज़ ही टू डू, उसे क्या करना चाहिए इस टाइम पे, क्या करे वो अब जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. एंड द पोएट सेज, पोएट कहता है कि आई सा इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा. उस बॉल को, इट किसके लिए यूज़ किया, उस बॉल के लिए यूज़ किया. वो कहता है कि मैंने भी उस बच्चे के उस बॉल को जाते हुए देखा. मैरिली बाउंसिंग, बड़ी खुशी से जंप करते हुए. मैरिली का मतलब हो गया हैप्पीली, जॉयफुली. बाउंसिंग का मतलब जंपिंग, जंप करते हुए. वो उसे मैंने जाते हुए देखा. हालांकि देखा जाए तो बॉल कोई खुश नहीं हो रही थी, वो तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसका क्या खुश होना और क्या दुखी होना. लेकिन पोएट ने उसके अंदर भी अपनी तरफ से कुछ एक लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया. मैरिली बाउंसिंग का मतलब ये एक पर्सनिफाई किया हुआ है, एक इंसानों की जो क्वालिटी होती है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया उस बॉल के ऊपर. तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें कि ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है. वो सिचुएशन यहाँ पे बनाई हुई है, मैरिली बाउंसिंग, खुशी से जंप करते हुए. डाउन द स्ट्रीट, सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ तो जाएगी नहीं, नीचे की तरफ जाएगी. डाउन द स्ट्रीट, नीचे की तरफ, स्ट्रीट की तरफ वो इट वॉज गोइंग. एंड देन, और उसके बाद जब वो स्ट्रीट से होते हुए चली, उसके बाद एंड कहाँ रुकती जाकर, एंड मैरिली ओवर, और अभी बड़ी खुशी से, ओवर, इट वॉज फ्लोटिंग ओवर, किसके ऊपर तैर रही है, देयर इट इज़ इन द वाटर, पानी के अंदर तैरने लग गई है वो. नो यूज टू से, पोएट की सिचुएशन को देखने के बाद कहता है कि उसके दिमाग में आया कि उससे जाके बोले बच्चे से कि बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम कॉस्ट की बॉल है, गुम चली गई, जाने दो इसको, नहीं परचेज कर लेना. बट पोएट्स कहते हैं कि नो यूज टू से दिस थिंग, देयर इज़ नो बेनिफिट, देयर इज़ नॉट, इट इज़ नॉट गुड टू से, इसका कोई फ़ायदा नहीं था. क्यों, क्या, किस चीज़ को कहने का, ओ देयर आर अदर बॉल्स, की ओ चाइल्ड, ओ बॉय, there are so many other balls in this world, you can purchase one of them now. And ultimate shaking, कि बहुत सी बॉल्स बेटा और भी हैं, और इसलिए आप परेशान मत होइए, इस बात को कहने से कोई फ़ायदा नहीं था. क्यों, क्योंकि उस समय तक जैसे ही बॉल गुम हुई तो बच्चा जो था बहुत दुखी हो चुका था. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और एक अल्टीमेट का मतलब दो मीनिंग बनते हैं. एक होता है ग्रेटेस्ट, वेरी फाइन, बहुत अच्छी जो होती है, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. अल्टीमेट थिंग का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट थिंग, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं है, क्योंकि आगे जो सिचुएशन आ रही है वो उस मीनिंग में मैच नहीं करेगी. तो दूसरा मीनिंग क्या बनता है अल्टीमेट का, अल्टीमेट का होता है फाइनल, आखिरी, लास्ट, है ना. तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि लास्ट में, आखिर में क्या होता है कि बच्चे की जैसे ही बॉल गुम हुई और कुछ देर के बाद आखिर में क्या होता है, शेकिंग ग्रीफ. शेकिंग का मतलब हो गया, शेक का मतलब होता है टू मूव, जो कि हिला डाले, ऐसा कुछ.
दुख, ग्रीफ का मतलब होता है पेन, ग्रीफ। तो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ जो था, यानी कि आखिर में एक हिला डाले इंटेंस ग्रीफ जो था, बहुत गहरा दुख जो था, फिक्सेस द बॉय, उस बच्चे को जकड़ लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, वो उसे हिलने नहीं देता, उसको कवर कर लेता है। शेकिंग ग्रीफ हिला डालने वाला, और फिक्सेस जो कि रोक देता है। ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है, सिचुएशन अपोजिट है, हिला डालने वाला रोक रहा है ना, तो इसमें आप समझ जाएंगे। एज ही स्टैंड्स रिजिड, क्यों ऐसा हुआ कि ऐसा सब कुछ हिला दे, ऐसा गहरा दुख जो था उसने जकड़ लिया उस लड़के को। एज ही स्टैंड्स, क्योंकि वो अभी खड़ा था। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड का मतलब हो गया फर्मली, FIRMLY, जिसमें कोई भी चीज़ जो है अडिग होती है, विच नेवर मूव्स, जो हिलती डुलती नहीं, दैट थिंग कैन बी कॉल्ड रिजिड। तो वो इस तरीके से खड़ा है जैसे कि बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, वो अपनी पोजीशन पे, अपनी स्टैंड पे जो कहते हो वहाँ पे खड़ा हुआ है, जहाँ से बॉल उसकी गुम हुई थी। ट्रैम्बलिंग, और वो इतना दुखी था दैट ही वॉज ट्रैम्बलिंग, ही वॉज शिवरिंग, काँप रहा था ड्यू टू द शॉक ही हैड फेस्ड एट दैट टाइम। स्टेयरिंग डाउन एंड लुकिंग कंटिन्यूसली डाउन साइड, नीचे की तरफ देख रहा है। ऑल हीज यंग डेज इन टू द हार्बर, अब उसकी वो सभी बचपन की यादें, जो मेमोरीज थी उसके बॉल से जुड़ी हुई, जो कि अभी कहाँ पहुँच चुकी थी, इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल जा चुकी थी वहाँ उसके साथ उसे दिखाई दे रही थी। बिकॉज इट मीन्स ही वॉज लुकिंग टूवर्ड्स दैट बॉल with which he played during his young days, now which was floating in the water of that harbor. You can use this statement while explain this sentence. I would not intrude on him. अब पोइट कहता है कि वो इस तरीके से लड़का दुखी, बहुत परेशान, उस बॉल की तरफ देख रहा है, खड़ा खड़ा सोच रहा है बेचारा, याद कर रहा है उस टाइम को कि कैसे उससे खेला करता था। ही इज़ नॉट रेडी टू लीव दैट बॉल एट दैट प्लेस, ही वॉन्टेड द बॉल बैक टू हिम, वापस चाहता है वो उस चीज़ को। और उस टाइम पे पोइट भी परेशान हो बेचारा कि देखो लड़का कितना दुखी हो रहा है, लेकिन फिर भी कहता है कि पोइट कहता है कि आई वुड नॉट इंटरव्यूड हिम, मैं उसे बिल्कुल इंटरव्यूड नहीं करूँ। इंटरव्यूड का मतलब होता है इंटरप्ट करना, किसी को क्या बोले, इंटरप्ट करने का मतलब क्या हुआ, डिस्टर्ब करना। बिकॉज वैसे इंटरव्यूड के दो मीनिंग निकलते हैं बेटा, किसी भी एक ऐसे प्लेस पे वेयर अ पर्सन इज़ नॉट अलाउड, जहाँ पे किसी को परमिशन ना हो जाने की, तो वहाँ कोई चला जाए, घुसपैठ करना बोलते हैं। तो ब्रोक इन भी कह सकते हो, अगर प्रेजेंट में कहें ब्रेक इन कह सकते हैं, ज़बरदस्ती घुस जाना कहीं पे, तो इंट्रूड बनता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे घुस कोई नहीं रहा था, यहाँ पे कह रहा है कि मैं उसको उसके पर्सनल मैटर्स के अंदर, उसके पर्सनल जो उसकी थिंग हैं, जो उसके व्यूज़ हैं, उसके सिचुएशंस हैं, उसमें मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आई डोंट वॉन्ट टू इंटरप्ट दैट पर्सन, दैट बॉय इन हिज पर्सनल मैटर्स। क्या, कैसे नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो चाहे तो इस तरीके से जाके बोल सकता था, उसे कह सकता था दैट ए डाइम, कि बेटा जस्ट ए डाइम, केवल एक डाइम। डाइम मीन्स क्या है, डाइम का मतलब होता है क्योंकि अमेरिका की एक करेंसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि एक कॉइन होगा किसका, 10 सेंट का, उसको एक डाइम कहा जाता है वहाँ पे। तो जस्ट 10 सेंट के अंदर, जैसे हम 10 पैसे बोलते हैं ना, रुपए के पैसे में कन्वर्ट होता है, सिमिलरली उसकी स्मॉल उसकी अमाउंट है, उसका पार्ट है, वो कहता है कि जस्ट ए डाइम, फॉर ए डाइम यू कैन परचेज अनदर बॉल, तुम एक और बॉल परचेज कर सकते हो। एंड इट शोज दैट इट इज़ वर्थलेस, इसका मतलब हुआ कि इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, इट इज़ नॉट सो प्रीसियस, ज़्यादा कीमती नहीं है। ऐसा कह के वो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। नाउ, क्योंकि बिकॉज नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब वो सीख रहा है। सेंसेस का मतलब ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पहली जिम्मेवारी कि कैसे किसी चीज़ का हम लोग हासिल करते हैं और कैसे वो चीज़ें गुम हो जाती हैं। एंड इन दैट केस हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हम लोग उस चीज़ को क्या करें, कवर अप करें, या फिर उसको हाउ टू कॉप विद दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन से कैसे मुकाबला किया, इसको कैसे कवर अप किया जा सकता है। इस चीज़ को वो
अपनी लाइफ का जो फर्स्ट लेसन है वो इस टाइप से सीख रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, और जो कि उस दुनिया में, इस संसार में, जो संसार कैसा है, विच इज़ मेड ऑफ पोजेशंस, जो कि मेटेरियलिस्टिक जो है वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर चीज़ें सीखी जा रही हैं, जिसके अंदर हर आदमी किसी चीज़ को अपना पराया मानता है। ये चीज़ मेरी है, ये घर मेरा है, ये नहीं कि किसी भी चीज़ के लिए आप काउंट कीजिए तो पोजेशंस उनके अपने अपने शो करते हैं वो लोग। तो इस तरह की दुनिया के अंदर वो अपनी पहली जिम्मेवारी को इस बॉल के थ्रू, इस सिचुएशन के थ्रू सीख रहा है, एंड ही डिड नॉट वांटेड टू इंटरप्ट दैट बॉय इन दैट लेसन। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, क्लियर जो भी पॉइंट्स थे पॉइंट के। पीपल विल टेक बॉल्स, कहते कि वो ये समझ रहा है कि लोग जो हैं उन्हें बॉल्स मिलती रहेंगी। पीपल विल टेक बॉल, लोगों को बॉल मिलेंगी, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और उसके बाद बॉल्स उनकी हमेशा गुम हो जाएंगी, उनके वहाँ से उनसे सेपरेट हो जाएंगी। लिटिल बॉय ही वॉज अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। एंड यहाँ पे बेटा बॉल्स जो वर्ड यूज़ किया, ये बॉल्स वास्तव में किसी बॉल के लिए नहीं है। बॉल तो एक एग्जाम्पल है, एक सिंबल है। इट इज़ रेफर टू द पोजेशंस, जो भी दुनिया के अंदर पोजेशंस होते हैं, यानी कि लोगों की जो अपने सामान, अपनी चीज़ें, अपनी जो भी कोई चीज़ें जिसको अपना मानते हैं, वो सब चीज़ें हैं, उनको रेफ़र कर रही है बॉल वर्ड जो है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इफ़ समवन आस्क यू what is the word ball referred to in this poem, then you will reply that this ball referred to possessions, worldly possessions we can say, and no one buys a ball back। और कहते कि और कोई भी जो है जब वो इन बॉल्स को गुम कर देगा, उनसे वो जब उनकी खो जाएंगी, एंड आफ्टर दैट नो वन बाइज बैक अ बॉल बैक, वो उसी बॉल को वापस कोई नहीं ले सकता है, उसे दूसरी ही कोई बॉल लेनी पड़ेंगी, चेंज होती रहेंगी। मनी इज़ एक्सटर्नल, एंड इन दिस वे वी कैन से कि बेटा अपनी जो लाइफ है उसके अंदर कुछ चीज़ें इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं। तो एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर से, केवल बाहर से संबंधित होती हैं, इंटरनल पार्ट नहीं होता, बहुत मोस्ट नेसेसरी पार्ट नहीं होता, लेकिन बाहर से जिनकी ज़रूरत पड़ती है उनके बगैर भी काम चल सकता है, उनका कोई अल्टरनेट भी हो सकता है, तो वो चीज़ें होती है एक्सटर्नल। तो कहते हैं मनी इज़ एक्सटर्नल थिंग, so don't be so much depressed of that thing. he is learning this thing well behind, बहुत अच्छे से, behind his desperate eyes। desperate का मतलब होता है हम कह सकते हैं कि hopeless, निराशा, sadness। तो कह रहा है कि ही इज़ लर्निंग, वो इस सबक को, इस लेसन को सीख रहा है बहुत अच्छे से, अपनी इन निराशा, होपलेस से भरी निगाहों, आंखों के पीछे, यानी कि बैक साइड में उसके दिमाग में देख किस तरीके से रहा, लेकिन उसके पीछे ये जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। ही इज़ लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, व्हाट ही इज़ लर्निंग, क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है, ये जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, वो स्टडी जो कि किसी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हो, किसी चीज़ के बारे में भी जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, उसका स्टडी जो होता है वो इस सब्जेक्ट में होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो लॉस के ऊपर, लॉस की जो नॉलेज है उस चीज़ को वो सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, कि लॉस होता क्या है, एंड इफ़ इट अकर्स इन योर लाइफ व्हाट टू डू, हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू कॉप विद दिस थिंग, हम लोग उसका कैसे मुकाबला करें, कैसे उसका सामना किया जाए। नोइंग, वो जान रहा है, ही इज़ लर्निंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि वो चीज़ वो जान रहा है जो हर आदमी एक दिन अपनी लाइफ में ज़रूर जानता है, उसे जाननी पड़ती है, उसे फेस करना पड़ता है, उस चीज़ को आज ये सीख रहा है। एंड मोस्ट नो, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं हु नो, हु फेस, हु अंडरस्टैंड दिस एक्सपीरियंस मैनी डेज मैनी टाइम्स, जिन्हें बहुत बार इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, बार बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर एनी लॉस अकर्स इन वंस लाइफ, अगर किसी के जीवन में कोई नुकसान हो जाता है तो कैसे उसका मुकाबला किया जाए, कैसे उसको हम लोग बेयर करें, सहन करें, वी कैन से,
हम उसको सहन करें। ये चीज़ें बहुत से लोगों की लाइफ में तो बहुत बार होती हैं, किसी को या फिर हर आदमी को एक बार तो ज़रूर इस चीज़ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। एंड द सेम थिंग इज़ बीइंग लर्नड बाय द okay. Now my dear viewers, have a glance of the literary devices which are used by the poet in this poem. At first we must know this poem is written in blank verse. There is no rhyme scheme, कोई rhyme scheme यूज़ नहीं हुई है, फ्री वर्स में लिखी हुई है। एंड जो पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ हुई वो फटाफट चेक करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ? फर्स्ट 2 लाइन्स में देखोगे तो यहाँ पे बेटा इन्होंने क्या यूज़ किया, इस सेम वर्ड्स को यूज़ करके जो है यानी कि लाइन जो फॉर्म की है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर इफ़ 2 और मोर देन 2 लाइन्स begins with same words or phrases, in that case we call that anaphora. ANAPHORA anaphora नाम से पोएटिक डिवाइस है, वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी और सेम इसी तरीके से कंसेक्यूटिवली फिर से जो नेक्स्ट 2 लाइन्स हैं इनमें, इनके अंदर भी। तो यहाँ दोनों में आप क्या बोलोगे कि एनाफ्रा का यूज़ हुआ। फिर आप चेक कर रहे हो, देखो यहाँ पे हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो यहाँ पे एलिट्रेशन की कंडीशन बनी हुई है, सेम साउंड के अंदर जो है वर्ड्स कंसेक्यूटिवली यूज़ हो रहे हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वैसे एलिट्रेशन जो है या इस तरह के जो पोएटिक डिवाइस है वो आप लोग अपने लेवल पे फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी सपोज करो कि सेम साउंड से कोई भी वर्ड बिगिन हो रहा है और इसको एक बहुत ही कम गैप के ऊपर या फिर कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक यूज़ कर रहा हो, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट साउंड हो चाहे वहाँ पे एलिट्रेशन यानी या वहाँ पे वोवल साउंड हो। लेकिन अगर सपोज किसी वर्ड की बिगिनिंग की बजाय किसी के बीच में हो या एंडिंग में, अदर देन बिगिनिंग, अगर उसका रिपीटेशन हो, फिर अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट्स, और अगर वोवल साउंड है तो वहाँ पे एसोनेंस यूज़ होता है। अगर इसमें कहीं होगा तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। वट यहाँ पे रिपीटेशन भी है, फिर से वट आ गया, इसका मतलब ये रिपीटेशन शो कर रहा है। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये एनाफ्रा है, और लेकिन अगर एक ही लाइन में यूज़ हो रहा है आगे फिर से, तो इसका मतलब वो रिपीटेशन का एग्जांपल बन गया है। मैरिली बाउंसिंग, हमने बोला था कि मैरिली बाउंसिंग ये यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। जो बॉल है वो ना तो खुश थी ना दुखी थी, लेकिन पोएट ने उसको ऐसा बना दिया, उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स डाल दिए हैं। तो यहाँ पे बोलोगे कि इसके अंदर अब एक पोएटिक डिवाइस तो यहाँ हो गया था, मैरिली दोनों 2 वर्ड यूज़ हो रहे थे, आपने बोला कि एनाफ्रा है, अब एक यहाँ पे बन गया है मैरिली बाउंसिंग के अंदर, इसके हम क्या बोलेंगे, पर्सनिफिकेशन है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर बाय द वे कोई रह जाता है तो बेटा आप लोग उसको चेक करिए या फिर मेरे पास कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका रिप्लाई श्योर करूँगा, ठीक है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, रिजिड और ट्रेम्बलिंग इन दोनों के अंदर ऑक्सीमोरोन है, क्योंकि रिजिड का मतलब हो गया कि वो एक जगह पे हिलडुल नहीं रहा है, खड़ा है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है। और ट्रेम्बलिंग का मतलब काँप रहा है, इसका मतलब मूवमेंट है कुछ। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड जा रहे हैं एक दूसरे के। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, डैम अदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड पोजेशंस, पीपल विल टेक बॉल्स। बॉल्स के लिए बोला था, बॉल्स के अंदर यहाँ पे क्या है, मेटाफर है। ये जो 2 वर्ड्स यूज़ किए आप क्या बोलोगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट एंड पीपल विल टेक बॉल्स। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स के अंदर बॉल्स का मतलब क्या है, पोजेशन से है। तो अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर किसी नाउन को रिप्लेस करके कुछ और चीज़ इंडिकेट करें सिंबॉलिकली, सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड मेटाफर। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, बॉल बैक इलेक्ट्रिशियन का एग्जांपल है, बाइज बॉल बैक, है ना, बाय बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल, ओके, ही इज लर्निंग विल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट आइज यहाँ पे चेक करना बेटा, इसके अंदर फिर से एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया, वो क्या होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग होगी TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट APITHET करके वर्ड होता है एपिथेट। इसका मतलब हो गया कि जहाँ पे भी एक एडजेक्टिव होता है बेटा ये, और इसका मतलब हो गया कि जो आइज़ हैं वो कैसी हैं, डेस्परेट हैं। वास्तव में आइज़ डेस्परेट नहीं थी, निराश आँखें नहीं थी, निराश वो लड़का था। तो जहाँ पे भी नाउन को ट्रांसफ़र कर दे, रिप्लेस कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ओके।
ठीक है, बाकी इसमें कोई मेन यूज़ नहीं हो रहा, आप इन्हीं को प्रिपेयर करें। बट आप लोगों के पास जो भी वीडियोस मैं सेंड कर रहा हूँ, इफ़ यू फील दे आर रियली वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी यूज़फुल टू यू, in that case please like my videos, subscribe my channel, and also comment if you are happy with it. If you want any improvement in it, I will take all those things in a positive way. आपको बुरा भी लगता है आप बताइए, लेकिन एक सेंसिबली अच्छे से डिसिप्लिनरी तरीके से आप मुझे एक्सप्लेन करें कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, हम उस चीज़ पे श्योरली ट्राई करेंगे कवर करने की। अभी आई थिंक जो साउंड का मैटर था वो रिजॉल्व हो चुका है, वीडियो आई थिंक बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं थोड़ा इसमें जो एनिमेशंस वगैरह हैं उनको इतना यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तो टाइम बहुत कम होता है हमारे पास में, सेकेंडली थोड़ी उसके बारे में एक्सपीरियंस भी बहुत कम है बेटा। सो जस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर कंटेंट आई थिंक इट इज़ सफिशियंट। वी आर नॉट कम्पीटिंग विद अदर्स। सपोज किसी और चैनल पे किसी और पे अलग तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया, मे बी दैट वुड बी मोर अट्रैक्टिव दैन दिस, बट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट अगर आप उस पे जाओगे, आई हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग इन वेरी डीप वे, एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर ना। सो आई होप यू लाइक इट वेरी मच, एंड आपकी जो भी लाइक और जो सब्सक्रिप्शंस हैं, आपकी जो कमेंट है, तारीफ़ जो आप लोग करते हैं, पहले जिन्होंने भी अभी तक तरह से अप्रिसिएट किया, आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर देम। ओके, एंड कीप इट कंटिन्यू। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो अगेन। टेक केयर योर सेल्फ। ओके, सी यू।